नमस्कार। कभी सोचा है कि एक पूरे देश को बिल्कुल स्क्रैच से, शून्य से बनाना हो तो उसकी शुरुआत आखिर कहाँ से होगी? आज हम उसी शुरुआत की कहानी को समझने वाले हैं। ये कहानी है भारतीय संविधान के पहले 51 आर्टिकल्स की। देखिए, ये सिर्फ कोई कानूनी किताब नहीं है। ये उस ब्लूप्रिंट की कहानी है जिसने भारत जैसे विशाल देश की नींव रखी। तो सवाल यही है कि आखिर ये सब शुरू कैसे होता है। किसी भी देश को बनाने के लिए सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम क्या होता है? जवाब है एक मास्टर प्लान, एक ब्लूप्रिंट। और हमारे देश के लिए ये ब्लूप्रिंट है संविधान के पहले 51 अनुच्छेद। इनको बस एक सूखा बोरिंग लीगल डॉक्यूमेंट मत समझिए। नहीं, ये एक नए राष्ट्र के जन्म की, उसकी आत्मा को गढ़ने की कहानी है। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट को परत दर परत खोल कर देखते हैं। हम ये समझेंगे कि कैसे पहले देश का नक्शा तय किया गया, फिर ये फैसला हुआ कि इस घर में कौन कौन रहेगा, मतलब नागरिक कौन होगा। इसके बाद हम घर के सबसे जरूरी नियमों यानी हमारे मौलिक अधिकारों पर बात करेंगे और फिर देखेंगे कि इस घर के भविष्य के लिए क्या बड़े सपने देखे गए। और आखिर में इन सब टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाएंगे। चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। आर्टिकल्स 1 से लेकर 4 तक। ये वो हिस्सा है जो हमारे देश का फिजिकल ब्लूप्रिंट तैयार करता है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कि भारत को एक बहुत बड़ा घर मान लिया जाए। अब कोई भी घर बनाने का पहला स्टेप क्या होता है? जाहिर है उसकी जमीन और उसकी बाउंड्रीज तय करना। संविधान का पार्ट 1 बिल्कुल यही काम करता है। और कमाल की बात यह है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने इस प्रोसेस को कितना फ्लेक्सिबल, कितना लचीला रखा। आर्टिकल 1 घर का नाम बताता है, इंडिया दैट इज भारत। आर्टिकल 2 संसद को नए कमरे यानी नए राज्य जोड़ने की इजाजत देता है। आर्टिकल 3 घर के अंदर का नक्शा बदलने की ताकत देता है, मतलब राज्यों की सीमाएं या नाम बदलना। और आर्टिकल 4 साफ कहता है कि ये सारे बदलाव एक साधारण कानून से किए जा सकते हैं। जरा सोचिए, एक नया नया देश बन रहा था, रियासतें जुड़ रही थीं, ऐसे में ये लचीलापन कितना ज्यादा जरूरी रहा होगा। ठीक है, तो घर का नक्शा तो तैयार हो गया। अब अगला और शायद सबसे लॉजिकल सवाल क्या होगा? यही कि भाई इस घर में रहेगा कौन? तो चलिए अब देखते हैं कि आर्टिकल्स 5 से 11 इस बड़े सवाल का जवाब कैसे देते हैं। और देखिए, ये कोई मामूली सवाल नहीं था। खासकर बंटवारे के उस उथल-पुथल भरे दौर में ये तय करना कि इस नए राष्ट्रीय परिवार का सदस्य कौन होगा, एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती थी। और इसी चुनौती का जवाब हमें संविधान के पार्ट 2 में मिलता है। उस मुश्किल वक्त के लिए नियम एकदम साफ बनाए गए। जो भारत में थे वे नागरिक, जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए उनके लिए भी रास्ते तय किए गए। लेकिन 2 बातें पत्थर की लकीर थीं। पहली, कोई डुअल सिटीजनशिप नहीं होगी, आपकी वफादारी सिर्फ एक देश भारत के प्रति होगी। और दूसरी, और शायद सबसे अहम बात, कि भविष्य में नागरिकता से जुड़ा कोई भी कानून बनाने का आखिरी अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास होगा। और ये एक ऐसा फैसला था जो आज भी हमारी राजनीति को प्रभावित करता है। चलिए अब आते हैं संविधान के उस हिस्से पर जिसे सच में इसका दिल कहा जाता है, पार्ट 3 यानी हमारे मौलिक अधिकार। ये वो नियम हैं जिनके साथ कोई समझौता हो ही नहीं सकता। ये हर एक नागरिक का सुरक्षा कवच है। सोचिए, जैसे एक परिवार में कुछ पक्के नियम होते हैं ताकि हर कोई सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे, ठीक वैसे ही हमारे मौलिक अधिकार देश के हर सदस्य को किसी भी तरह के अन्याय से बचाते हैं। ये असल में स्टेट की यानी सरकार की पावर पर एक लिमिट लगाते हैं। तो ये सुरक्षा कवच आखिर है क्या? संविधान हमें 6 तरह की बुनियादी गारंटियां देता है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ये वो 6 गारंटियां हैं जो हर नागरिक के सम्मान और विकास की नींव हैं। समानता का अधिकार, मतलब कानून के सामने सब बराबर। स्वतंत्रता का अधिकार, अपनी बात कहने की, कहीं भी आने जाने की आज़ादी। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। और आखिर में वो अधिकार जो इन सबको जिंदा रखता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो आखिरी वाला अधिकार है ना, ये असल में एक मास्टर की, एक मास्टर चाबी की तरह है जो हमें ताकत देता है कि अगर हमारे बाकी अधिकार छीने जाएं तो हम सीधे कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। इसी की अहमियत को समझते हुए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को कहा था, संविधान की आत्मा और इसका हृदय। जरा सोचिए,
ऐसा क्यों? क्योंकि यही वो मास्टर चाबी है जो बाकी सारे अधिकारों के तालों को खोलती है। अगर ये चाबी ना हो तो बाकी सारे अधिकार बस कागज पर लिखे कुछ खूबसूरत शब्द बनकर रह जाएंगे। अच्छा, तो अब हमारे पास घर का नक्शा है, परिवार के सदस्य भी तय हो गए और घर के पक्के नियम भी बन गए। लेकिन कोई भी अच्छा परिवार सिर्फ नियमों से तो नहीं चलता है ना। उसके कुछ सपने होते हैं, कुछ लक्ष्य होते हैं, कुछ महत्वाकांक्षाएं होती हैं। संविधान का पार्ट 4 हमें उन्हीं सपनों और महत्वाकांक्षाओं का रास्ता दिखाता है। और ये हैं महत्वाकांक्षाएं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब मौलिक अधिकारों और इन निर्देशक तत्वों का फर्क समझना बहुत ही जरूरी है। मौलिक अधिकार एक ढाल की तरह हैं, वो बताते हैं कि सरकार क्या नहीं कर सकती और इन्हें कोर्ट में लागू करवाया जा सकता है। वही निर्देशक तत्व एक दिशा सूचक, एक मॉरल कंपास की तरह हैं, वो बताते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए। ये कोर्ट में लागू नहीं होते, लेकिन ये देश का नैतिक रास्ता तय करते हैं। और ये लक्ष्य क्या है? ये एक प्रगतिशील, एक बेहतर भारत का सपना दिखाते हैं, जहां सामाजिक और आर्थिक न्याय हो, जहां समान काम के लिए समान वेतन मिले, जहां पर्यावरण की रक्षा हो और भारत दुनिया में शांति को बढ़ावा दे। ये वो आदर्श हैं जिनकी तरफ देश को हमेशा बढ़ते रहना है। तो इस तरह हमने अपने राष्ट्र के इस ब्लूप्रिंट के सारे जरूरी टुकड़ों को एक-एक करके देख लिया है और अब इन सब को जोड़ने पर हमारे सामने एक पूरी तस्वीर साफ हो रही है। अगर इसे बहुत संक्षेप में कहें तो 4 स्टेप्स हैं। पहला, नक्शा यानी आर्टिकल्स 1 से 4। दूसरा, लोग यानी आर्टिकल्स 5 से 11। तीसरा, नियम यानी आर्टिकल्स 12 से 35 जो हमारे अधिकार हैं। और चौथा, लक्ष्य यानी आर्टिकल्स 36 से 51 जो हमारी आकांक्षाएं हैं। एक राष्ट्र का पूरा ब्लूप्रिंट। इन्हीं पहले 51 आर्टिकल्स में हमारे संविधान की सच्ची आत्मा बसती है, जो एक राष्ट्र के पूरे विचार को, पूरे आइडिया को परिभाषित करती है। और ये सब समझने के बाद आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। 70 साल से भी ज्यादा पहले लिखे गए ये बुनियादी विचार आज भी हमारी जिंदगी, हमारे समाज और हमारी राजनीति को किस तरह से दिशा दे रही हैं? इस सवाल पर सोचना आज शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी है।